अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। नो डाउट कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही देश डिफेंस के मामले में भारत के काफ़ी क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनके साथ भारत कई सारे वेपन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करता है। लेकिन ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ मैटर ही नहीं करते हैं या फिर उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ईरान की भी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है और अब वो वापस से समय आ गया है कि भारत की सरकार को एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार ईरान का ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। ये तो चलो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अमेरिका और भारत के रिलेशंस में फिर से एक नया रिफ्ट आ गया है, एक नया डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट स्टार्ट होते दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और ईरान के बारे में, क्योंकि ये ऐसी पार्टनरशिप है जो भारत इग्नोर कर भी नहीं सकता है। बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज़ ने इसके ऊपर आर्टिकल भी पब्लिश किया है। न्यूज़ आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का स्टेट फ्यूनरल होगा जुलाई 4 से लेकर 9 जुलाई तक। इनमें से एक दिन होगा जिस दिन बाकी देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरी कंट्रीज के लीडर्स खामेनेई को वहां पर आकर ट्रिब्यूट देंगे। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत के साथ साथ इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, रशिया, चाइना और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज का नाम सामने आ रहा है जिनको ये इनविटेशन भेजा गया है। मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों का नाम अभी तक सामने नहीं आया है कि क्या गल्फ कंट्रीज को भी इनविटेशन दिया गया है या फिर नहीं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के ऊपर तो ईरान ने उल्टा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमला कर लिया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने भारत को स्टेट फ्यूनरल के लिए इनविटेशन भेजा हो। आपको याद होगा 19 मई 2024 को ईरान के उस समय के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का अजरबैजान से वापस आते समय भी खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें प्रेसिडेंट रईसी के साथ साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स उनकी उस समय जान चले गई थी। उस समय भी ईरान की सरकार ने एक स्टेट फ्यूनरल रखा था और दुनिया भर के अपने मित्र देशों के नेताओं को इन्विटेशन भेजा था। उस समय भारत को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन भारत ने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भेजने की बजाय उस समय के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर को ईरान भेजकर भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कहा था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तो उस समय भी भारत की सरकार ने ईरान के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए एक दिन का राजकीय शोक अनाउंस किया था। सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर तिरंगे झंडे को आधा डाउन कर सरकारी सेलिब्रेशंस एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल में भारत किसको भेजेगा। मोस्ट प्रोबेबली भारत सरकार एक बार फिर से अपने वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन सर को भेज सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ही जाएं, इसके काफी कम चांसेस लग रहे हैं। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में रातों रात कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किसको भेजा जाना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट रैंक के किसी मिनिस्टर को, या फिर किसी को भी नहीं भेजा जाना चाहिए? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट करके बताएं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इनविटेशन ये कुछ दिन पहले आ गया था, ऐसा नहीं कि इनविटेशन आ जाया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान जिन्होंने इनविटेशन एक्सटेंड किया है वो इस समय पाकिस्तान की विजिट के ऊपर हैं, इसलिए आज तो वो वैसे भी भारत को इनविटेशन नहीं भेज सकते थे। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये इनविटेशन कुछ दिन पहले भारत की सरकार को एक्सटेंड कर दिया गया था। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भारत की सरकार ने ये इनविटेशन अभी तक ना एक्सेप्ट किया है और ना ही इसको रिजेक्ट किया है। अब ये तो एक तरफ ईरान ने भारत को इनविटेशन भेजा है, लेकिन एक और न्यूज़ आ रही है कि भारत की जो ईरान में एम्बेसी है उसने एक बार फिर से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल ईरान में थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशंस अगले 60 दिनों के फेज में एंटर हो गई हैं, तो कई सारे इंडियंस वापस से ईरान जाना स्टार्ट हो गए हैं। खासकर कुछ स्टूडेंट्स ईरान जा रहे हैं। ऐसे में ईरान में इंडियन एम्बेसी ने अब दोबारा से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये भारत की एम्बेसी ने जारी किया है। ये तो खैर काफ़ी लंबा है, लेकिन मोटे तौर पर इंडियन एम्बेसी ने इसमें कहा है कि सिचुएशन बेशक थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई हो और थोड़ा सुधार आ गया हो, लेकिन हम अभी भी सलाह देते हैं कि सभी इंडियंस अभी भी ईरान की यात्रा को अवॉइड करें। अगले नोटिस तक हमारी यही सलाह है। और जो भी लोग फिर भी ईरान आ गए हैं या फिर आना चाहते हैं वो सभी इंडियंस अलर्ट रहें, अपने आप को इंडियन एम्बेसी के साथ रजिस्टर करवाएं, लोकल अथॉरिटीज़ की डायरेक्शंस को फॉलो करें और साथ में जो इंडियंस पहले से ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें भी सलाह दी जाती है कि वो एम्बेसी की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहें और इमरजेंसी के समय दिए हुए हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये कहना है इंडियन एम्बेसी का। वैसे हैरानी उन लोगों की हो रही है जो अभी भी ईरान में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अभी भी ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं और वापस भारत नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बारे में।
अमेरिका और भारत के बीच एक और मुद्दे के ऊपर अब डिप्लोमेटिक रिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये तो हमने कई बार आपको बताया है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए इंजन की डिलीवरी में काफ़ी डिले कर रही है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की शॉर्टेज भी फेस करनी पड़ रही है। ये तो चलो हमने अमेरिका के साथ इंजन्स की डील को साइन कर ही लिया था, लेकिन अब भारत इसी कंपनी के साथ फाइटर जेट्स इंजन की एक नई डील साइन करने वाला था, जिसकी नेगोशिएशंस साइड बाय साइड जारी हैं। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में तो F404 इंजन फिट किया जाता है। अब हुआ ये कि इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है यानी कि तेजस मार्क 2 और उसके साथ ही हमारा जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम M का है, इन दोनों फाइटर जेट्स के लिए हमने सेम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से ही एक नया इंजन परचेज करना था, जो कि F404 इंजन का अपग्रेडेड वर्जन था F414। अब ये जो अपग्रेडेड इंजन है यानी F414, इसमें एक बड़ा डेडलॉक सामने आ गया है और वो है इंजन्स के प्राइस को लेकर, इनकी कीमतों को लेकर। न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका ने 1 या 2 गुना नहीं बल्कि इंजन की कीमत 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। स्टार्टिंग में जब इंजन्स की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, उस समय अमेरिका एक 414 इंजन के लिए 70 से 80 करोड़ रुपीस की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब नेगोशिएशंस का जो लेटेस्ट राउंड सामने निकल कर आया है, उसमें अमेरिका ने एक इंजन की कॉस्ट अराउंड कम से कम 200 करोड़ रुपीस तक कर दी है, यानी सीधा 70-80 करोड़ से 200 करोड़ रुपीस, जो कि हैरान कर देने वाला जंप है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी हैं, तो क्या भारत किसी और कंपनी से इंजन परचेस नहीं कर सकता है? तो इसका जवाब है ना। चीजें बोलने में जितनी आसान होती हैं उतनी एक्चुअल में होती नहीं है। भारत के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि तेजस मार्क 2 और M का ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, इनके डिजाइन काफी हद तक F414 इंजन को ध्यान में रखकर ही डेवलप किए गए हैं। यानी अगर भारत इस डील से पीछे हटता है या फिर किसी दूसरे इंजन सप्लायर की तरफ जाता है, तो फाइटर जेट के डिजाइन, एयर इनटेक, फ्यूल सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग में भी बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे ये दोनों प्रोजेक्ट कई सालों तक डिले हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के पास अभी भी कोई दूसरा इंजन साइड बाय साइड रेडी नहीं है जो कि F414 कैटेगरी में तुरंत ही रिप्लेस कर सके। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की बार्गेनिंग पोजीशन भारत से काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और हो सकता है कि भारत ये 3 गुना ज्यादा प्राइस भी पे कर ले या फिर भारत को मजबूरी में पे करना पड़े। अब यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने ये जो इंजन्स की कॉस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी है, इसके पीछे अमेरिका क्या कारण दे रहा है? तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने प्राइस हाइक का कारण बताया है पिछले कुछ सालों में तेजी से इन्फ्लेशन होना, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाना, रेयर अर्थ की सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आना, लेबर कॉस्ट बढ़ना और इंजन्स का लो ऑर्डर होना। यानी भारत इन इंजन्स की कम संख्या ऑर्डर कर रहा है, इंजन ऑर्डर कम बताया जा रहा है, इसलिए अमेरिका इस पर कॉस्ट ज्यादा मांग रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जब ऑर्डर वॉल्यूम कम होती है तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि भारत के लिए वो सिर्फ इंजन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इंजन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग, टूलिंग और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इकोसिस्टम भी भारत के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी इसी डील का हिस्सा है। इनकी कॉस्ट भी उन्होंने इस फाइनल प्राइस के अंदर जोड़ दी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनल डील कितने प्राइस के ऊपर साइन होती है, लेकिन ये चीज अगेन एक बार फिर से एहसास करवाती है कि भारत को अपना खुद का एक स्वदेशी इंजन जल्द से जल्द डेवलप करना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह से नेगोशिएशंस में सामने वाले देशों से ब्लैकमेल होते रहेंगे। अमेरिका से संबंधित एक और न्यूज निकल कर आ रही है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत के साथ ट्रेड डील के ऊपर बात करने के लिए भारत आए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि 2 दिन की टॉक्स करने के बाद इनकी भारत यात्रा खत्म हो गई है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी भी दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो पाया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। दोनों साइड्स ने प्रेस नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि हम इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के काफी क्लोज आ गए हैं और ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है। पहले इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद दोबारा से ट्रेड टॉक्स जारी रहेंगी और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा जो कि ब्रॉडर कैटेगरीज को इंक्लूड करेगा। लेकिन अभी इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर ही बात नहीं बन पाई है। गुड न्यूज ये है कि भारत की सरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के आगे अभी तक टिकी हुई है, वरना चाइना को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों ने तो पिछले साल ही अमेरिका के साथ वन साइडेड ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रीज के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए थे। मगर भारत आज भी अपनी कंडीशंस के ऊपर खड़ा हुआ है। जब तक अमेरिका उनको पूरा नहीं कर लेता है तब तक हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, ये कहना है भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर का।